साल का पहला दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। कुरम एजेंसी के अंदर एक अमन मुआहिदा हो गया है और इस अमन मुआहिदे की वजह से अब कुरम एजेंसी के रास्ते खुल जाएंगे और वहाँ पे जो शिया सुन्नी फसाद हो रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। ये मुआहिदा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ और क्या वाकई कुरम एजेंसी के रास्ते खुल जाएंगे और वहाँ पे मुकम्मल तौर पे अमन हो जाएगा, ये हम आपको आज के व्लॉग में बड़ी तफसील के साथ बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और तजाद सामने आया है और ये तजाद बहुत ही दिलचस्प है। आपको याद होगा कि 24 नवंबर को यहाँ इस्लामाबाद के ऊपर यलगार हुई थी और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि हमारा एक बुनियादी जमहूरी हक है कि हम एहतजाज कर सकते हैं, पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। कल पेशावर के अंदर भी एक पुरअमन एहतजाज हुआ और वहाँ पे गंडापुर साहब की गवर्नमेंट ने वही सलूक किया उन मुजाहिरीन के साथ जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ था। ये वाक़या क्या है पूरी तफसील के साथ आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और आज मुज़ाकरात का दिन है। आज 3:30 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के वफूद आपस में बैठेंगे, मुलाकात करेंगे, कौमी असम्बली के अंदर मुलाकात होगी। इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा और आज का दिन कैसा होगा ये भी आपको आज के व्लॉग में बताया जाएगा। और साल की पहली तारीख पहला मुकदमा दर्ज हुआ है पाकिस्तान में और मुकदमा बड़ा दिलचस्प है, इंतहाई दिलचस्प मुकदमा है। ये हम आज के व्लॉग में डिटेल के साथ आखिर में डिस्कस करेंगे और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वो मुकदमा ज़रूर सुनना है। उस मुकदमे से आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर 2 क्लासेस हैं। एक क्लास वो है जिसको हम इमरान खान कहते हैं, वो अडियाला जेल के अंदर बैठ के भी मुज़ाकरात करता है, और दूसरी क्लास जो है वो है जो रेडी के ऊपर अमरूद बेचे तो उसके साथ क्या होता है। मुकदमा ज़रूर सुनिएगा, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, सबसे पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी बल्दियाती। बल्दियाती क्या है जी? पेशावर में एक एहतजाज होता है और जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो जाके एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाने की कोशिश करते हैं रेड जोन पेशावर के अंदर, और उनके खिलाफ क्या होता है जी, एक क्रैकडाउन, उनके ऊपर शेल मारे जाते हैं, वाटर कैनन वहां पे आ जाती है। और ये कौन सी जमात है वहां पे जो हुकूमत कर रही है? वो है पीटीआई। जब वो इस्लामाबाद में आती है तो उनके साथ होता है तो उन्हें यह ज्यादती लगती है, लेकिन अपने लोगों के साथ वहां बैठ के वो क्या कर रहे हैं। और डिमांड्स भी उन बेचारों की बहुत ज्यादा है कि आपने हमसे वादा किया था कि अख्तियारात की मुंतकली नीचे करेंगे और हमें फंड्स देंगे, लेकिन वादों के बावजूद वो पूरा नहीं हुआ। जब वो एहतजाज करने के लिए गए तो पूरी डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब के हुआ क्या। अब बल्दियाती इदारे बने हुए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने भी वहाँ पे नुमाइंदे मौजूद हैं। और जब ये चूज़ हुए थे, मुंतखब हुए थे, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने उनके साथ एग्रीमेंट किया था, वादा किया था कि हम आपको फ़ंड्स भी देंगे और अख्तियारात भी देंगे ताकि आप अपने अपने इलाके के अंदर तब्दीलियाँ कर सकें, कोई बेहतरियाँ कर सकें, कोई रिकन्स्ट्रक्शन कर सकें, कोई कंस्ट्रक्शन कर सकें। अब नवंबर में भी वो यहाँ पे आए थे। उन्होंने पहले गंडापुर साहब से रब्ता किया, मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन गंडापुर साहब ने उनको घास नहीं डाली। उन्होंने कहा कि चुप करके भाई नाच जाओ, फिर देखेंगे कि क्या होता है, अभी तो हम बड़े बड़े कामों में मशरूफ़ हैं। और फिर जब उन्होंने ज़्यादा ज़ोर दिया, ज़्यादा शोर किया, तो फिर उन्होंने उनके साथ एक मुआहिदा भी कर लिया। मुआहिदा करने के बाद उनको 5-5 लाख रुपए देने का वादा भी किया, लेकिन उस वादे पे उन्होंने पाबंदी नहीं की। और ये देखें, गंडापुर साहब जो ना वफाक से पैसे मांगते हैं कि वफाक ने हमारे इतने पैसे देने और हम आंतड़ियाँ फाड़ के निकालेंगे और हालत के अंदर बाजू दे के तो वहाँ से निकालेंगे वगैरह वगैरह, ये कहते रहते हैं। लेकिन वहाँ पे इन्होंने जो बल्दियाती वहाँ पे नुमाइंदे हैं उनके साथ भी वादा किया हुआ है कि हमने आपको फ़ंड्स देने हैं, तो वहाँ पे ये उनको फ़ंड नहीं दे रहे। तो बहरहाल उसके बाद ये मामला ख़त्म हो गया और ज़ाहिर वादा पूरा नहीं किया। तो उसके बाद दोबारा कल ये जो नुमाइंदे थे ये फिर इकट्ठे हुए, तो उन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया सूबाई असम्बली की तरफ। और सूबाई असम्बली जो रेड जोन है, जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर रेड जोन है, बिल्कुल उसी तरह पेशावर के अंदर भी एक रेड जोन है। तो गंडापुर साहब ने फौरी तौर पे पुलिस बुला ली। अब वहाँ पे पुलिस इकट्ठी हो गई और पुलिस ने दोनों रास्ते बंद कर दिए। रास्ते बंद करने के बाद जो उनके बल्दियाती नुमाइंदे वो दरमियान में आ गए। अब दोनों साइडों पे पुलिस है और साथ गलियाँ और सड़कें हैं और नुमाइंदे जो हैं दरमियान में दो चक्की के दो पार्ट होते हैं उसके दरमियान फंसे हुए हैं। और उसके फ़ौरन बाद इन्होंने वहाँ पर शेलिंग शुरू कर दी, शेलिंग टका के शेलिंग की। और फिर उसके बाद वहाँ पे लाठी चार्ज भी हुआ। लाठी चार्ज होने के बाद उन्होंने यहाँ पे वाटर कैनन्स भी मंगवा ली और वाटर कैनन के अंदर पानी भी बड़ा ठंडा। और सर्दियों के दिन, साल की पहली तारीख
और उस पे उन्होंने छिड़काव कर दिया पानी का। तो वहाँ पे जो दुहाई दी उन्होंने नुमाइंदों ने, और जिस तरह सीना को भी की, आप बस सोच के अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। साथ जोली उठा उठा के गंडापुर साहब को बदवाएं दी उन्होंने, और इस तरह ऑपरेशन करके उन्होंने सारे बल्दियाती नुमाइंदों को वहाँ से भगा दिया। और बल्कि उसी तरह भगा दिया जिस तरह 26 नवंबर को यहाँ इस्लामाबाद के अंदर रेंजर्स ने और पुलिस ने सबको भगा दिया था। लेकिन लाशें नहीं वहाँ से उठाई गई, और उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं था कि जितना बड़ा होना चाहिए। ज़ाहिर नुमाइंदे कितने के होंगे जी। बिल्कुल। तो अब ये सूरत ये है कि जब आप इस्लामाबाद की तरफ आते हैं तो आप ये समझते हैं कि ये आपका हक है, और जो शख्स आपको हक नहीं देता आप उसको कहते हैं ये तुम्हारे बाप की जागीर है, तुम हो कौन हमें रोकने वाले। और फिर आप रियासत की रिट से अब बाकायदा खेलते हैं, और पुलिस एहलकार सामने आ जाएं तो उनको आप फेंटा लगाना शुरू कर देते हैं, और उसमें फिर आप तकरीबन 171 पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी भी कर देते हैं, जिसमें से 2 पुलिस एहलकार शहीद भी हो जाते हैं, और उसमें से 25 शदीद ज़ख्मी होते हैं। किसी की टांग चलेगी, किसी की नाक चलेगी, किसी का कान चला गया, किसी की आँख चलेगी, किसी की रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई, तो कोई सीधा चल नहीं सकता, कोई लेट के सो नहीं सकता। इस टाइप की सूरत हाल हो जाती, और इस टाइप की सूरत हाल हुई। फिर उसके बाद आप इस्लामाबाद आते हैं। इस्लामाबाद में आपको कहा जाता है संगजानी में बैठे, और आप नहीं बैठते। फिर आप आगे मार्च करते हैं। फिर आते आते आप रेंजर्स को गाड़ी के नीचे कुचल देते हैं, 4 रेंजर्स शहीद हो जाते हैं। फिर आप इस्लामाबाद के अंदर आप आग लगाना शुरू कर देते हैं दरख्तों को, पौधों को। फिर यहाँ पे जो जो आप कर सकते हैं आप करते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि जी हमारा जमहूरी हक है, और रेड जोन में भी दाखिल हो जाते हैं, कंटेनरों के ऊपर चढ़ के नमाज़ पढ़नी शुरू कर देते हैं। और ये सारे काम जो है ना आप यहाँ पे करते हैं, और करने के बाद जब रियासत की तरफ से रिएक्शन आता है तो आप समझते हैं कि जी रियासत ने बड़ा जुल्म किया, और इस जुल्म को आप आलमी सतह पे आवाज़ बुलंद करते हैं, आलमी सतह पे उठाते हैं कि देखें जी हमारे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। ये कोई गज़ा तो नहीं है कि ये तो पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो गज़ा से बदतर है। और आप बाकायदा एक प्रोपेगेंडा करते हैं पूरी स्टेट के ख़िलाफ़, और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि 26 नवंबर के ऊपर एक जुडिशल कमीशन भी बनना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या वो जो बल्दियाती नुमाइंदे पेशावर के अंदर थे, क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? क्या उनका कोई जमहूरी हक नहीं था? क्या वो एहतजाज नहीं कर सकते? और क्या वो अपनी डिमांड्स नहीं आपसे कर सकते? क्या वो आपको अपने वादे याद नहीं करवा सकते? और अगर आपको वादे याद नहीं करवा सकते या आप समझते हैं कि वो फजूल है, गलत है, तो फिर आपने वहाँ पे इलेक्शन करवाए क्यों? और आप इलेक्शन ना करवाएं। और दूसरा ये है कि आप उनको कालादम करार दे दें, दफ्तर बंद कर दें उनके, क्योंकि वो दफ्तर भी आ रहे हैं और वहाँ पे ज़ाहिर सरकार के वसाइल भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो काम भी कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है। और वो आपसे यही मुतालबा करते हैं कि हमने काम करना है, हम अपने अपने इलाकों को, अपने अपने बल्दियाती इलाकों को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये ना जी बिल्कुल। तो डिमांड भी उनकी बड़ी जस्टिफाइड है, जेन्युइन और जेन्युइन है, लेकिन आप उनकी डिमांड पे उनको डंडे मारते हैं, आप उनको उनके ऊपर शेलिंग करते हैं, आप वाटर कैनन इस्तेमाल करते हैं। तो ये अजीब सा तजाद है। आपको एक साइड पे आपको सारे के सारे हकूक चाहिए, और पुलिस अगर आपके रास्ते में रुकावट बने तो आप उनकी आंखें खोल देते हैं, या उनका सर खोल देते हैं, या उनके बाजू तोड़ देते हैं। और दूसरी साइड पे जब लोग अपनी डिमांड पेश करें तो आप उसके ऊपर पुलिस चढ़ा देते हैं, और ये समझते हैं कि जमहूरी हक है आपका। तो ये अजीब सी बात है। मेरा ख्याल है तजाद है। गंडापुर साहब को ये फैसला करना पड़ेगा कि अगर वो ये समझते हैं कि एहतजाज उनका हक है तो फिर उन्हें ये हक दूसरों को देना भी पड़ेगा। हक दे नहीं रहे, लेना पूरा चाहते हैं आप। ठीक है। अच्छा चौर साहब, आपको याद होगा 44% की गंडापुर साहब ने बात की थी, हमने ये टॉपिक भी डिस्कस किया था कि जी हमने रेवेन्यू बढ़ाया और हमारा सूबा तरक्की में सबसे आ गया। ये बल्दियाती नुमाइंदे यही कह रहे हैं कि आप हमें पैसे नहीं दे रहे, जिसकी वजह से निचली सतह पे तरक्की हो ही नहीं पा रही, डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रही। तो गंडापुर साहब ये किस डेवलपमेंट की बात करते हैं? 44% जो डेवलपमेंट हुई होगी गंडापुर साहब की हुई होगी, या उनके जो वज़रा है उनकी हुई होगी। तो अगर ये डेवलपमेंट नीचे तक पहुंच रही होती तो बल्दियाती नुमाइंदे इस तरह बाहर ना आते। एग्जैक्टली। अजीब बात है। इनको धमका रहे हैं कि खबरदार जो तुम बाहर आए तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, तुम होते कौन हो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करने वाले, यहाँ पे एहतजाज करने वाले। और इधर पूरे वफाक को कहते हैं कि आप हो कौन हमें रोकने वाले, और ये जो पुलिस वाले आए हुए हैं ये इनके बाप की जागीर है, ये सड़कें हमारी हैं, और हम और इस्लामाबाद हमारा भी है।
और हम पंजाब में क्यों नहीं दाखिल हो सकते वगैरह वगैरह, है ना। तो अजीब सी सूरत हाल है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि जो चीज़ आप दूसरों के लिए पसंद कर रहे हैं या जो चीज़ आप अपने लिए पसंद कर रहे हैं वो दूसरों के लिए आप पसंद नहीं करना चाहते, और जो दूसरों के साथ सलूक कर रहे हैं वो आप अपने साथ होता वो देखना नहीं चाहते। ठीक है चौधरी साहब, ठंडे दिमाग से ज़्यादा मेरे ख्याल दिमाग से सोचना पड़ेगा। ठीक है अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जी, हमारा बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कोरम एजेंसी के हवाले से मुआहदा हो गया और अब उम्मीद ये की जा रही है कि वहाँ पे अमन रहेगा। ये पूरी डिटेल से स्टोरी लेके जाते हैं चौधरी साहब के पास, उनसे ये पूछते हैं कि ये जो मुआहदा हुआ है इस पे अमल दरामद किस हद तक हो सकेगा और क्या पाकिस्तान में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोरम एजेंसी अब बिल्कुल हम उसकी तरफ से कोई ऐसी खबर नहीं सुनेंगे कि खुदा न खास्ता वहां पे कोई लाश गिरी है। अब जो पारा चिनार है, कुरम एजेंसी है, वहाँ पे दो किस्म के कन्फ्लिक्ट हैं। एक कन्फ्लिक्ट तो ये है कि वहाँ पे ट्राइबल सोसाइटी है, तो ट्राइब्स के दरमियान लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, अक्सर लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। एक ट्राइब जो है दूसरे ट्राइब के ख़िलाफ़ होता है, और अगर एक कत्ल हो जाए तो दूसरे ट्राइब का बंदा कोई ना कोई कत्ल करना ज़रूरी होता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने जिसने मारा है उसी के ख़ानदान को मारा जाएगा, नहीं, जो बंदा नज़र आ जाए स्कोर बराबर करना है सर। और इसके साथ साथ पे वहाँ पे शिया सुन्नी फसादात भी हैं, और उसकी वजह यह है कि वहाँ पे अहले तशय्युअ की अक्सरियत है और साथ सुन्नी जमात के लोग भी हैं, अहले सुन्नत भी हैं वहाँ पे। तो अहले सुन्नत उनके साथ लड़ते रहते हैं, वो इनके साथ लड़ते रहते हैं। तो ये मामला जो है ये पुराना चला आ रहा है, ज़मीन के छोटे से टुकड़े से स्टार्ट हुआ था और ये मुसलसल जाने वहाँ पे ख़त्म होती जा रही हैं, लोग तबाह होते जा रहे हैं, लोग बर्बाद होते चले जा रहे हैं, और हर 2, 4, 5 साल के बाद वहाँ पे ये फसाद शुरू हो जाते हैं और स्टेट जो है वो साइड पे खड़ी होकर तमाशा देख। स्टेट इसलिए इंटरवेंशन नहीं करती कि उसे ये ख़तरा होता है कि अगर हमने किसी छेड़ लिया मामले को तो ये ना हो कि सुन्नी शिया जो फसादात हैं ये पूरे पाकिस्तान में फैल जाए। तो स्टेट हमेशा अवॉइड करती है कि किसी एक साइड पे झुकाव नहीं होना चाहिए हमारा। मसलन फ़र्ज़ करें अहले सुन्नत के लोग मर जाते हैं तो ज़ाहिर अहले सुन्नत वाले लोग वहाँ पे शोर गोगा करते हैं, तो गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट नहीं करती क्योंकि वो समझती है कि अगर हमने इनकी सपोर्ट की तो दूसरी साइड पे अहले तशय्युअ हैं वो इसको हवा दे देंगे और ये पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा। ठीक है। सेम इसी तरह अगर अहले तशय्युअ अगर वहाँ पर मारे जाते हैं तो स्टेट उनकी साइड पे भी खड़ी नहीं होती। उनको ये ख़तरा होता है कि अगर हम इनके साथ खड़े हुए तो ये पूरा मुल्क सुन्नियों का है, इसके अंदर आबादी सुन्नियों की ज़्यादा है, तो ये ना है कि पूरा जो मसला है पूरे पाकिस्तान का मसला बन जाए। तो वो इस मामले से अवॉइड करते हैं और ये उनकी पूरी कोशिश होती है कि इसको कूल डाउन होने दिया जाए। जितना लड़ना है लड़ लें, आखिर में कम से कम ये फिर थक जाएंगे, जब थक जाएंगे तो फिर स्टेट आ जाएगी। तो इस बार भी यही हुआ है कि और वहाँ पे ज़ाहिर काफ़िले चलते हैं, रास्ते के अंदर किसी जगह अहले तशय्युअ बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने मोर्चे बनाए हुए हैं, किसी जगह पे वहाँ पे अहले सुन्नत वाले बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने मोर्चे बनाए हुए हैं। फिर फ़ॉरेन एलिमेंट्स भी इसके अंदर हैं क्योंकि जो अहले तशय्युअ हैं उनको ईरान से सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ईरान को यहाँ से मुजाहिदीन जाते हैं पारा चिनार से। ठीक है। और वहाँ पे ईरान के अंदर 2 लश्कर बने हुए हैं और उन लश्कर में ज़्यादातर लोग जो हैं वो पारा चिनार के साथ उनका ताल्लुक़ है। एक लश्कर शाम के अंदर लड़ रहा है और दूसरा लश्कर जो है वो कभी इराक़ के अंदर लड़ता है और कभी वो ईरान के अंदर लड़ता है, कभी ईरान को सपोर्ट करता है। कोई अजीबो-गरीब सी सूरत हाल वहाँ पे है। तो बहरहाल अब ईरान भी उसके अंदर इन्वॉल्व है और वो वहाँ से ज़ाहिर पैसे भी आते हैं, पैसा भी आ रहा है, असलहा भी आ रहा है। दूसरी साइड पे जो अहले सुन्नत हैं उनको अफ़गानिस्तान से मदद मिल रही है क्योंकि वहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट है और तालिबान जो अहले सुन्नत है, और उसके साथ साथ वहाँ पे टीटीपी भी बैठी हुई है, टीटीपी भी यहाँ पे इनको सपोर्ट करती है। तो वहाँ पे एक फ़ॉरेन एलिमेंट भी है और इस फ़ॉरेन एलिमेंट को थोड़ा सा पीछे जाके भी देखें तो वहाँ पे इंडियन भी हैं, वो इंडिया भी ज़ाहिर इस सारी सूरत हाल को हवा देने की कोशिश कर रहा है। अब अगर आप कुरम एजेंसी देखें तो कुरम एजेंसी की 3 साइडों के ऊपर अफ़गानिस्तान है, सिर्फ एक साइड है जो पाकिस्तान की साइड है। तो तीनों साइडों से ज़ाहिर वो जो बॉर्डर है बड़ा नरम है, वहाँ से लोग आके यहाँ पे सर उतार के लोगों के उधर चले जाते हैं, फिर यहाँ पे फसादात हो जाते हैं। और जब ये सिलसिला चलता है तो ज़ाहिर वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने किसी न किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है। तो वहाँ पर फैसला ये हुआ था कि जो पैसेंजर्स हैं या बसेस जो पैसेंजर्स की आती हैं उनको बाकायदा FC जो है वो कवर दे, और कवर देने के साथ साथ वो पारा चिनार जाएँ और पारा चिनार से वापस पेशावर आएँ। ठीक है। तो आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले इसी तरह काफ़िला जा रहा था और उस काफ़िले को FC की तरफ से सपोर्ट भी मिल रही थी, लेकिन अचानक वहाँ पे फायरिंग हुई और 30, 40, 50 लोग जो थे उसमें मारे गए और वहाँ पे ज़ाहिर फसादात फूट कपड़े उसके बाद।
और लड़ाई हो गई, और फिर ये जो लोग मारे गए थे उनके लवाहिकीन ने दूसरा जो फरीक था उसके ऊपर हमला कर दिया। तो वहाँ पर उन्होंने गाँव के गाँव जला दिए और वहाँ पे लाशें बिखरी हुई थी और बड़ा कत्लो गारत करी हुई। फिर उनकी तरफ से उन्होंने रिएक्शन किया और उन्होंने फिर दूसरा जो फ़िरका था उसके ऊपर कत्लो गारत करी शुरू कर दी, उसके ऊपर हमले शुरू कर दिए। फिर जब ये सारा सिलसिला चला तो फिर ज़ाहिर ट्रैफिक वगैरह बंद हो गई और उस साइड पे ना कोई बस जाती थी, ना कोई वैन जाती थी, ना कोई प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट थी वो जाती थी। तो स्टेट भी साइड पे होके बैठ गई। और गंडापुर साहब जो हैं उस दौरान बजाय इसके कि कुरम एजेंसी जाते, वो इस्लामाबाद आ गए लश्कर को लेकर। यहाँ पर उन्होंने नवंबर के महीने में कोई तबाही फैला दी। तो उसकी वजह से भी ज़ाहिर स्टेट फिर खामोश हो गई। उन्होंने कहा जी ठीक है, गंडापुर साहब जाने और वो जाने। अब गंडापुर साहब को तसल्ली हो गई, यहाँ से इस्लामाबाद से वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि तो मामला बड़ा गंभीर है, मुझे कहीं ना कहीं करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो उसने फिर वफाक से रब्ता किया, वफाक से रब्ता करके एक तो FC में मांगे, फिर वहाँ पे जो पुलिस फोर्स नई बनाई जा रही है उसके लिए कोई भर्तियाँ वगैरह भी हो रही हैं। फिर कोहाट के अंदर जिरगा शुरू किया गया, जो ज़ाहिर जिरगा तो ज़रूरी था। अब जिरगे के अंदर जब सूबाई गवर्नमेंट गई तो उन्होंने कहा जी कि हमें सूबाई गवर्नमेंट ठीक है आप दरमियान में आएँ, लेकिन जब तक वफाक की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं होगी या अफवाज पाकिस्तान की तरफ से कोई गारंटी नहीं होगी तो हम ये मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है। तो फिर ज़ाहिर है उसके अंदर स्टेट भी आई, फिर वफाकी गवर्नमेंट भी आई। तो बहरहाल बड़ी तवील कोशिश के बाद तकरीबन 3 हफ्तों की जदोजहद के बाद कल मुआहदा हुआ है और 14 नकात का मुआहदा हुआ है और बड़ा अच्छा मुआहदा हुआ है। अब इसके अंदर जो अजाला है वो भी किया जाएगा जिन जिन लोगों का हुआ है। फिर वहाँ पे मोर्चे हैं वो मोर्चे ख़त्म किए जाएंगे। फिर वहाँ पे जो असलहा है वो भी जमा होगा ताकि डिसआर्म किया जाए सबको। जब असलहा होगा तो ज़ाहिर चलेगा भी, और जब असलहा नहीं होगा तो वहाँ पे लड़ाई नहीं होगी, फिर ज़्यादा डांग सोटा हो जाएगा। अब डांग सोटे से ज़ाहिर कत्लो गारत गरी तो नहीं होती, तो वहाँ से असलहा भी ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर वफाक ने कोशिश की है कि अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे बुर्जियाँ बनाई जाएँ बाकायदा, और ये ना हो कि अफ़गानिस्तान से लोग दोबारा यहाँ आके फसाद फैलाना शुरू कर दें। तो वफाक वहाँ पे फेंसिंग को ज़्यादा तगड़ा करेगा और वहाँ पे कले या छोटी बुर्जियाँ बनाएगा ताकि वहाँ पे वॉच टावर्स बना के देखा जाए कि वहाँ से कोई लोग इधर आने की दाखिल होने की कोशिश तो नहीं कर रहे, और अगर कोई लोग आएंगे तो फिर वफाक उनके साथ निपटेगा। फिर वहाँ पे एक लोकल पुलिस भी बनाई जा रही है जो बड़ी तगड़ी हो, जिसके पास सारा असलहा हो। फिर FC जो मेरा ख्याल है शायद उसको भी उस इलाके के अंदर भेजा जाएगा। तो इस टाइप का एक मुआहदा हुआ है जो बड़ा अच्छा है और ज़बरदस्त है। लेकिन इस टाइप के मुआहदे इससे पहले भी हो चुके हैं और इन मुआहदों को वायलेट कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तो रियासत को चाहिए कि वो ये फैसला करे कि इस बार जो मुआहदा है वो फाइनल है और इसमें से किसी फरीक को खिसकने की इजाज़त नहीं देंगे। अब देख लें इस दौरान, क्योंकि कराची के अंदर भी मुजाहरे स्टार्ट हो गए थे, धरने हो गए थे और दोनों फिरकों ने कर दिए। वहाँ पे अहले तशीह ने सबसे पहले की, समाज साथ जमाते अहले सुन्नत ने भी वहाँ पे धरना देना शुरू कर दिए। तो अब कराची तो अजीब तरीके से चौक हो गया, एक साइड पे सुन्नी बैठे हो, दूसरी साइड पे शिया बैठे हुए हैं। अब कराची के लोग पूछ रहे हैं हमारा क्या कसूर है, क्या हम पारा चनार जाते हैं या हमने ये कत्ल गारतगरी की है या हम ठीक कर सकते हैं, तो आप अपना मामला वहाँ पे सेटल करें। अब राजा नासिर अब्बास साहब ने एतराज़ तो किया कि गंडापुर साहब ने कोई खास इसके अंदर किरदार अदा नहीं किया, लेकिन धरना नहीं दिया उन्होंने पेशावर में, धरना उन्होंने जाके कराची में दिया। तो मेरा ख्याल है एक फ़ैसला ये भी होना चाहिए कि आइंदा अगर धरना होगा तो जिस सूबे का इशू है उस सूबे में होगा, दूसरे सूबों के अंदर नहीं होगा। ठीक, तो बहरहाल बड़ा अच्छा फ़ैसला है, शुरुआत बहुत अच्छी है, पहली तारीख को ही है, तो मेरा ख्याल है गुड न्यूज़ है और इसे मुबारकबाद पेश करनी चाहिए कौम को भी, रियासत को भी, गवर्नमेंट को भी, और जो लोग वहाँ पे जिरगे में शरीक थे उन लोगों को भी, और बैरिस्टर सैफ को भी, उसका भी कारनामा है, इसमें कोई शक नहीं। गंडापुर से ज़्यादा बैरिस्टर सैफ ने इसके अंदर किरदार अदा किया, तो बैरिस्टर सैफ की तारीफ़ करनी ज़रूरी है। अब अल्लाह करे कि ये अमन जो है दायमी रहे और फिर दोबारा को वहाँ पे शरारत ना हो जिसकी वजह से फिर वहाँ पे दोबारा कत्लो गारतगरी शुरू हो जाएगी। 100 बच्चे सिर्फ अद्वियात की कमी की वजह से, सर्दी की वजह से फौत हो गए। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कितना बड़ा आलमी है। खुराक वहाँ पे पिछले 1.5 महीने से नहीं थी, पानी भी नहीं था और खाने पीने की अशिया भी नहीं मिल रही थी, और इस सर्दी में वहाँ पे ना लकड़ी मिलती थी, ना गैस के सिलेंडर मिलते थे, ना वहाँ पे पेट्रोल था, ना तेल था। तो खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या सूरत हाल होगी लोगों की। तो दुआ करें कि ऐसी सूरत हाल दोबारा ना आए। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, अगले टॉपिक पे जाने से पहले ये है असल अलमिया, ये है पाकिस्तानियों की तकालीफ जिसे देखना और हल करना ज़रूरी है। ये जो हम देखते हैं इस्लामाबाद में, जो ख़बरें आप देखते हैं कि एहतजाज हो रहा है, और ये सब कुछ शायद उतना अहमियत नहीं रखता। अहमियत ये चीज़ रखती है जिसे हल करना बहुत ज़रूरी था, तो शुक्र है अब हो गई और उम्मीद करते हैं आगे भी ये जारी रहे। चलें जी, अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक चौधरी साहब, एक तो जी कुरम एजेंसी में मुआहदा हो गया,
अब मुज़ाकरात जारी हैं गवर्नमेंट के और पीटीआई के, ये बताइएगा इनके दरमियान में मुआहिदा होगा? मुझे नहीं लगता कि कोई मुआहिदा हो सकता है, क्योंकि दोनों फरीक हैं जो सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं। इमरान खान साहब भी कर रहे हैं और साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो भी टाइम गेन कर रही है, क्योंकि जो दो मुतालबे तो यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाल दिए, तो उस फहरिस्त में 4 मुतालबात थे। पहला ये था कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को नहीं मानते और ये गवर्नमेंट हमारा मैंडेट वापस करे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद ही निकाल दिया। फिर उसके बाद ये था कि जो 26 अमेंडमेंट हुई है उसको वापस लिया जाए, जो 26वीं तरमीम है उसको वापस लिया जाए, और वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये भी निकाल दिया। अब उसके बाद उनके 2 मुतालबे रह गए कि 9 मई और 26 मई पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर जजेस पे बनाया जाए। और दूसरा उनका ये है कि जो सियासी गिरफ्तार हैं उन सबको रिहा किया जाए। तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह है। गवर्नमेंट ये कहती है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको एग्जेक्टिव ऑर्डर से गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके खिलाफ FIRs हुई हैं, बाकायदा तफ्तीश हुई है, तफ्तीश के बाद उनको गिरफ्तार किया गया, केस उनके अदालतों के अंदर हैं। तो ना हम ये केस वापस ले सकते हैं, ना हम उनको छुड़वा सकते हैं, ना ही हम FIR ख़त्म कर सकते हैं। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। ये बात दुरुस्त भी है, क्योंकि अगर स्टेट इस तरह FIRs वापस लेनी शुरू होगी और एक बार ले ली गई तो उसके बाद तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। फिर तो आप एक गवर्नमेंट आएगी और वो जिसको चाहेगी छोड़ देगी, दूसरी गवर्नमेंट आएगी जिसको चाहेगी गिरफ्तार कर लेगी। तो ये मुमकिन नहीं है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी इसके अंदर वाज़ेह है। दूसरी, वो 9 मई के ऊपर ये कहते हैं कि 9 मई के अंदर जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उनके बाकायदा एविडेंस हैं। 10,000 के करीब लोग गिरफ्तार हुए थे, उनमें से सिर्फ 85 लोग जो है उनको मुजरिम समझा गया, केस सिर्फ उनके चले हैं और ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ बाकायदा एविडेंस है और उनको सज़ाएँ हो चुकी हैं। तो जब सज़ाएँ हो गई हैं और बाकी जो लोग गिरफ्तार हैं उनके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में केस चल रहे हैं, तो अब अगर हम जुडिशल कमीशन बनाते हैं तो फिर ये सज़ाएँ जो हो गई हैं इनको कहाँ रखेंगे? और इसके साथ साथ जिन लोगों के ख़िलाफ़ केस चल रहे हैं तो वो केस तो बंद हो जाएंगे फिर। तो फिर एक नया हमने एक कानून वज़ा कर दिया, एक कानून के अंदर एक नई इख्तरा रख दी जिसकी गुंजाइश नहीं है। तो 9 मई के ऊपर भी उनका मौक़िफ़ गवर्नमेंट का सीधा है। अब 26 नवंबर रह गई है, तो 26 नवंबर के ऊपर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट राज़ी हो जाएगी कि ठीक है जी 26 नवंबर के ऊपर हम कमीशन बना देते हैं, जो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक्सेप्टेबल होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कह रही है सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। ये ज़हन में रखें, वो सियासी कैदियों की बात कर रहे हैं और सियासी कैदी जो वो 6 हैं, जिसके अंदर इमरान खान साहब हैं, जिसके अंदर एजाज चौधरी साहब हैं, जिसके अंदर मियां महमूद रशीद हैं, जिसके अंदर उमर से चीमा साहब हैं और जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। तो ये कहा यह जा रहा है कि जो असीर हैं उनको रिहा किया जाए, लेकिन कहा यह जा रहा है सियासी असीरों को, तो सियासी मुकदमा तो इन लोगों के ऊपर है। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो गवर्नमेंट जो है इस मामले में आगे बढ़ सकेगी। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बही खा गवर्नमेंट के साथ ये मामला तय करना चाहते हैं कि जी गुड विल जेस्चर में आप मुज़ाकरात करते रहें या कोई जो भी करते रहें, लेकिन इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर दें ताकि गुड विल जेस्चर हो और उससे फिर मामला आगे बढ़ सकेंगे। गवर्नमेंट एक गारंटी लेना चाहती है उनसे कि हम कर देते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को सियासी एक्टिविटी नहीं कराएं। ठीक है, अगर तो सियासी एक्टिविटी से तायब हो जाए, वो कहेंगे जी ठीक है मैं चुप करके वहाँ पे बैठता हूँ, मुकदमा भी मेरा वहीं चलाते रहें, ना मैं किसी सियासी मीटिंग में जाऊँगा, ना मैं कोई सियासी डायरेक्शन दूँगा, ना मैं अपनी पार्टी से मिलूँगा, ना मैं इस स्टेट के ख़िलाफ़ कोई एक्टिविटी करूँगा, तो फिर हम आपको कर देते हैं। जो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि अगर इमरान खान साहब ने ये कर दिया तो इतना बड़ा यू टर्न होगा जिससे नुकसान होगा। लेकिन इमरान खान साहब को वैसे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, इससे बड़ा यू टर्न भी लेते हुए उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा ख्याल है गवर्नमेंट जो है वो उस तरफ जाएगी कि हाउस अरेस्ट कर देते हैं आपको, लिहाजा मामला सेटल करें, आप छुट्टो जी पना। ठीक है। और दूसरा ये है कि जो इमरान खान साहब हैं वो चाहेंगे या पार्टी चाहेगी कि कोई ना कोई रिलीफ मिले, तो बहुत बड़ा कोई साइजेबल तब्दीली नहीं आई मुज़ाकरात में, लेकिन बहरहाल ऑफर्स जो हैं वो आज से आनी शुरू हो जाएंगी दोनों साइडों से। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, चलते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ जिसका जिक्र आपसे किया था कि पाकिस्तान में 2 कवानीन चलते हैं जी, एक है गरीब के लिए, एक है अमीर के लिए। जब अमीर होता है तो उससे मुज़ाकरात भी होते हैं, उसे रिलीफ भी दिए जाते हैं और उसे खानों में भी मटन मिल रहा होता है। और जब एक गरीब आदमी होता है, जब वो 20 रुपए भी किसी चीज़ पे ऊपर करके बेचता है तो उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो जाता है। मैं नाम आपको बता देता हूँ, मिर्ज़ा इरशाद बेग साहब के खिलाफ 2025 का कोर्ट अद्दू में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है और ये दर्ज करवाया है जी AC मोहम्मद असगर इकबाल लगारी साहब ने अपनी मुद्दयत में। ये मुकदमा क्या है, ये स्टोरी क्या है, ये बताएंगे डिटेल जावेद चौधरी साहब। अब देखिए, वहाँ पे सरकारी रेट जो अमरूद का था वो 100 रुपये किलो था और ये बंदा जो था ना 120 रुपये में बेच रहा था
ये है वैसे ज्यादती है, 120 रुपए में आप अमरूद बेच रहे हैं, जुल्म है वैसे। और जो बंदा खरीद रहा होगा, जो खा रहा होगा, उसके साथ कितनी ज्यादती है तो सही। और आप 2025 का पहला मुकदमा जो एसी साहब ने अपनी मदीयत में वहाँ पे कर दिया। पहली बात तो ये है कि जो रेट गवर्नमेंट ने रखे हैं वो फिक्स होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि एक छोटा सा इशू है, लेकिन आपने गवर्नमेंट ने अपनी रेट वहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। ठीक है, वही मानते हैं और मानता भी कोई नहीं रेट। लेकिन अगला सवाल ये है कि एक शख्स है जिसका नाम इमरान खान है और उसके ऊपर आपने इतने बड़े बड़े केसेस बनाए हुए हैं। उसके तोशाखाना 1 है, फिर तोशाखाना 2 है, फिर उसके अंदर आपने 9 मई के केसेस बनाए हुए हैं, फिर आपने उसके ऊपर 26 नवंबर का केस भी बना दिया है। फिर आप ये कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो तकरीबन 50-60 अरब रुपया बनता है, वो उन्होंने निकाल के इमरान खान साहब ने अपने एक दोस्त को फेवर दे दी सारी। आपने ये मुकदमा भी उसके ऊपर बनाया हुआ है। तो हर किस्म का मुकदमा आपने इमरान खान साहब के ऊपर ठोका हुआ है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब अडयाला जेल में रह के उन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई और कमेटी के साथ गवर्नमेंट जो है वो मुज़ाकरात कर रही है और उनको इतनी इजाज़त है इमरान खान साहब को कि वो जेल के अंदर बैठ के अपना एक नैरेटिव दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और वो पूरी दुनिया के ऊपर चल रहा है। वो अमेरिका को दावत दे रहे हैं कि पाकिस्तान में आके इंटरवेंशन करें। वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं बड़े बड़े अखबारात को, यानी उनको इतनी लीवरेज हासिल है। और दूसरी साइड पे एक आदमी जो 20 रुपये ज़्यादा में अमरूद बेच रहा है, वो लोग ख़रीद रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, उनके ख़िलाफ़ आपने केस बना दिया, उसको उठा के आपने जेल में फेंक दिया। तो ये जो तजाद है पाकिस्तान के सिस्टम में, वो ये बात, ये वाक़या उसको भी साबित करता है कि अगर तो आप इमरान खान हैं तो आप कुछ भी कर लें, आप 200 दफ़ाई मकामात के ऊपर आप अटैक करवा दें और जितनी मर्जी तबाही आप फैला दें, लेकिन उसके बावजूद स्टेट आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकते और आपको अदालत से भी रिलीफ मिलेगा, रियासत भी आपके साथ मुज़ाकरात करेगी, गवर्नमेंट भी आपके सामने बैठेगी। और दूसरी साइड पे अगर आप गरीब आदमी हैं, जो क्या नाम है उनका जी? इनका नाम है जी मिर्ज़ा इरशाद बेग। मिर्ज़ा इरशाद बेग हैं आप, इमरान खान नहीं हैं, या आप मिर्ज़ा इरशाद नियाज़ी नहीं हैं आप, तो फिर आपके साथ यही सलूक होगा। 20 रुपये बढ़ा के देखें तो सही, पूरी रियासत डंडा लेके आपके ऊपर चढ़ जाएगी और आपके लिए जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। तो ये है रियासत पाकिस्तान के इमरान खान है तो सब कुछ हो सकता है, और अगर आप मिर्ज़ा इरशाद बेग हैं तो बस फिर आप देखें होता क्या आपके साथ। 20 रुपये भी ज़्यादा करके 20 रुपये करके देखें जरा। ठीक है नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा। जो आखिरी स्टोरी है ये जी बिल्कुल ठीक है, ये हम ये भी नहीं कहते ये मुकदमा गलत हुआ है, लेकिन हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि यही लॉ, यही कानून सबके लिए, सिर्फ गरीब के लिए नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।